सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, मैं आपका साथी, आपका मित्र डॉक्टर अशोक शर्मा आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस सेशन में हम दैनिक जागरण के संपादकीय को पढ़ने का प्रयास करेंगे। वहाँ जो आर्टिकल दिया हुआ है उस आर्टिकल को पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये आर्टिकल आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपका जो उत्तर लेखन है वो बहुत ही शानदार हो जाता है और करंट अफेयर्स पे आपकी मजबूत पकड़ हो जाती है। तो आज का जो हमारा होगा वो जो जिस आर्टिकल पे हम चर्चा करेंगे वो होगा सुधार की मांग करती लोकतांत्रिक व्यवस्था। हम जिस व्यवस्था में रह रहे हैं वो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में किन किन पहलुओं पर, किन किन बिंदुओं पर, किन किन आयामों पर सुधार की आवश्यकता है उस बारे में इस आर्टिकल में चर्चा की हुई है। तो हम ये देखेंगे। इससे पहले आज के समाचार पत्र में दो फैक्ट हैं जिसके ऊपर मैं चर्चा करना चाहूँगा, और चर्चा क्या वो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा। किसी भी समाचार पत्र में आज उनका जिक्र है। आप कोई भी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं तो आपने उनको जरूर पढ़ा होगा। मैं चाहूँगा कि आप उन दो क्वेश्चन का आंसर मुझे जरूर दें। पहला जो क्वेश्चन है वो है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है। आपको बताना है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है। पहला क्वेश्चन आपका ये है, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है। आज के सभी समाचार पत्रों में इसको प्रमुखता से छापा हुआ है। तो आपको बताना है कि ये मंदिर कहाँ स्थित है। ये भारत की जो बहुत ही धनवान मंदिर हैं उनमें से एक मंदिर है। आपको बताना है, अभी चर्चा में है तो ये मंदिर कहाँ है। आप राज्य का नाम बताएंगे और राज्य के साथ उस स्थान का भी नाम बताएंगे जहाँ स्थित है। दूसरा, आज के सभी समाचार पत्रों में एक खबर और प्रमुखता से छपी है। राजस्थान में अभी सियासी संकट छाया हुआ है। आप सब जानते हैं कि राजस्थान में जो डिप्टी सीएम हैं सचिन पायलट, उन्होंने अपना विरोध करना शुरू कर दिया है, बगावत करनी शुरू कर दी है। तो वहाँ अभी एक सियासी संकट छाया हुआ है। उससे संबंधित मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, वो ये है कि दल बदल कानून का संबंध जो है संविधान की कौन सी अनुसूची से है। आपको बताना है दल बदल कानून, कौन सा कानून भाई, दल बदल कानून का संबंध संविधान की कौन सी अनुसूची से है और उस अनुसूची को कब शामिल किया गया था। अर्थात कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत उस अनुसूची को शामिल किया गया। आपको ये पता करना है, आपको ये जानना है कि दल बदल कानून क्या है, दल बदल कानून संविधान की कौन सी अनुसूची में शामिल है और इस अनुसूची को कब शामिल किया गया, अर्थात कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको शामिल किया गया। ये दो क्वेश्चन आपको आज के समाचार पत्र में मिलेंगे। आपको इनको ठीक से पढ़ना है, ठीक से समझना है और अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। यदि आपको लगे कि मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं और ठीक चीज़ें आपको मिल रही हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर साझा करें। अब आते हैं अपन सुधार की मांग करते लोकतांत्रिक व्यवस्था। इसको आज हम पढ़ेंगे। भारत झुंझुनूवाला का लिखा हुआ ये आर्टिकल है। कैसे पढ़ें आप एडिटोरियल को, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप इस बात को यहां से पढ़ लें और उसके बाद आर्टिकल के अंत की 4-5 लाइनें जो हैं उन 4-5 लाइनों को शुरुआत में पढ़ लें ताकि आपको समझ आ जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले देखिएगा, अपने यहाँ लोकतंत्र की अति देखने को मिलती है। हमारे यहाँ जो व्यवस्था है उसमें आपको लोकतंत्र की अति देखने को मिलती है। लोकतंत्र की अति से मतलब क्या होता है कि लोग अपने अधिकारों के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। यानी जो व्यवस्थाएं हैं, कानून की जो व्यवस्थाएं हैं, सब लोग के अनावश्यक रूप से कानून का सहारा ले लेते हैं। कोई भी काम किया गया उसकी रिट लगा दी जाती है। किसी भी एग्जाम है, एग्जाम में 5 बच्चे फेल हो गए, उनको लगता है कि मैं फेल हो गया तो कोर्ट का दरवाजा है। और फिर जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है वो बहुत धीमी है। इस वजह से काम क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो इसको कहा हुआ है कि लोकतंत्र की अति देखने को मिलती है हमारे यहाँ। इससे जरूरी काम समय पर नहीं होते
और देश को भारी नुकसान उठाने को मिलता है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय लोकतंत्र के सामने कौन सी चुनौतियां हैं, यदि आपसे ये पूछा जाए कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने कौन सी चुनौतियां हैं, तो एक लाइन तो आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र की अति देखने को मिलती है, इसकी वजह से जरूरी काम भी समय पर नहीं हो पाते हैं और देश को इस वजह से बहुत नुकसान होता है। अब हम सीधे कहाँ चलते हैं, इस आर्टिकल के अंत में चलते हैं और अंत का जो पैरा है हम उस पैरे को समझने का प्रयास करते हैं और फिर उसमें जानने की कोशिश करते हैं, फिर हम इससे आगे पढ़ेंगे। देखो यहाँ से हम शुरू करते हैं, ये यहां से हम इसको शुरू करते हैं, यहां से चलो यहां से शुरू करते हैं। यह व्यवस्था अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमारी कानूनी व्यवस्था इतनी लचर है। अभी मैंने बताया ना कि कौन सी व्यवस्था, कि अति लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसको कहते हैं वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ कानून की जो व्यवस्था है वो क्या है, कानूनी व्यवस्था बहुत अधिक लचर है। कानूनी व्यवस्था किस स्तर की है भाई हमारे यहाँ बहुत अधिक लचर है। कैसे, किसी भी वाद को निपटाने में 10 से 15 वर्ष तो आम बात है। ऐसी स्थिति में काम ठप रहते हैं और विरोध चलता रहता है। यदि हम कानूनी विवादों का यहाँ से आप लोगों के लिए सुझाव आता है, यहाँ से आप लोगों के लिए ये नोट करने की बात आती है कि फिर ऐसा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आपके क्या सुझाव, वो सुझाव ये हैं, यदि हम कानूनी विवादों को शीघ्र निपटा लें तो संवाद की स्थिति शीघ्र स्थापित हो सकती है। कानूनी वादों को शीघ्र निपटाया जाए, संवाद की स्थिति को मजबूत किया जाए, तो हम सच्चे लोकतंत्र की राह पर आ सकते हैं। आज के युग में कोई भी देश सच्चे लोकतंत्र के दायरे में ही आर्थिक विकास और वैचारिक स्वतंत्रता दोनों हासिल कर सकता है। ये जो लाइन है आप इसको इम्पोर्टेंट रखें, ये लोकतंत्र का महत्व बताता है कि लोकतंत्र का क्या महत्व है। आज के युग में कोई भी देश सच्चे लोकतंत्र के दायरे में ही, सच्चे लोकतंत्र के दायरे में आके ही आर्थिक विकास और वैचारिक स्वतंत्रता को पा सकता है। यानी लोकतंत्र में ही ये दोनों संभव है, आर्थिक विकास के साथ साथ वैचारिक स्वतंत्रता। जैसे चीन में लोकतंत्र नहीं है तो वहाँ आर्थिक विकास हो सकता है, लेकिन क्या नहीं है, वहाँ वैचारिक स्वतंत्रता नहीं है। वैचारिक स्वतंत्रता नहीं, वहाँ मीडिया कोई स्वतंत्रता नहीं है, जो भी कुछ होते हैं वो सरकार ही बोलती है। वहाँ लोगों को इंटरनेट तक यूज करने की सुविधा नहीं होती है, उनके अपने सिस्टम होते हैं। अब हम आते हैं इसके एडिटोरियल को पढ़ने का प्रयास करते हैं, इसके एक एक लाइन देखने का प्रयास करते हैं। जो अच्छे शब्द आएंगे आप उन शब्दों को नोट करते चलिएगा। चीन के तीव्र विकास, चीन का जो तेज विकास है, आर्थिक विकास का एक कारण वहाँ की तानाशाही बताया जाता है। जब जिक्र होता है कि चीन में बहुत विकास है, कारण जब ढूंढे जाते हैं तो उनमें से एक कारण बताया जाता है कि चीन में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, तानाशाही की व्यवस्था है। वहाँ निर्णय तुरंत ले लिए जाते हैं और उन निर्णय का पालन जो है वो कड़ाई से पालन किया जाता है, सख्ती से उनका पालन किया जाता है, इसलिए वहाँ आर्थिक विकास है। ये एक वजह बताई जाती है चीन में आर्थिक विकास की। ये बात सही भी हो सकती है, ये बात सही है, लेकिन अन्य लोकतांत्रिक देशों में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। चीन के लिहाज से बात ठीक है, लेकिन बाकी जो देश हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, उनमें भी प्रगति हुई है। अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है, वहाँ भी प्रगति हुई है। इसका मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि लोकतांत्रिक देशों में आर्थिक प्रगति को नहीं पाया जा सकता, ऐसा नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं। इतना आवश्यक है कि लंबे समय तक, इतना अवश्य है कि लंबे समय तक सही लोकतांत्रिक देश, वही लोकतांत्रिक देश आगे बढ़े हैं जिन्होंने किसी समय अन्य देशों को लूटा है या फिर उनका शोषण किया। ये अपना इनका मत है। ये कहते हैं कि ये भी बात ठीक है कि लोकतांत्रिक वे ही देश आगे बढ़े हैं जिन्होंने लंबे समय तक किसी दूसरे देशों का शोषण किया है। अब आगे इसके आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। लोकतंत्र की शुरुआत कहाँ हुई? लोकतंत्र की शुरुआत आज से 2500 वर्ष पूर्व यूनान में हुई। तो एक छोटा कैसा क्वेश्चन बन जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था कहाँ से शुरू हुई? यूनान में शुरू हुई और उसके बाद बढ़ता बढ़ता आगे चला गया। अब इसमें जो आगे बताया वो ये बताया गया है कि विश्व के तमाम देश जो लोकतांत्रिक देश हैं उन्होंने किसी न किसी देश को लूटा है, चाहे वो यूनान हो, चाहे वो रोम हो और उसके बाद इंग्लैंड हो। तो हम इन 2-4 लाइनों को छोड़ते हुए कहाँ जाते हैं?
इंग्लैंड पे आ जाते हैं। इसके बाद रोम और यूनान का जिक्र है बीच में। इसके बाद इंग्लैंड में लोकतंत्र का पुनर्जागरण हुआ, लेकिन एक समय इंग्लैंड ने विश्व के तमाम देशों का अपना उपनिवेश बना रखा था। ये कहा हुआ है कि लोकतांत्रिक जो देश अब हैं, उन्होंने कभी न कभी किसी न किसी राज्यों को अपना गुलाम बनाया है, उनका शोषण करके आगे बढ़े हैं। एक समय इंग्लैंड ने विश्व के बहुत सारे देशों को, लगभग सभी देशों को अपना उपनिवेश बना लिया था। एक शब्द होता है उपनिवेश। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो इस शब्द का मीनिंग अच्छे से समझ लें, इस शब्द का मीनिंग अच्छे से जान लें कि उपनिवेश क्या होता है। जो बच्चा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है वो कमेंट बॉक्स में इसको मुझे लिख के बताइएगा कि आप उपनिवेश से क्या समझते हो। बेटा कुछ बच्चे सुन लेते हैं लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखते नहीं हैं, लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। उन बच्चों को ज़्यादा लाभ नहीं होना है। लाभ उन्हीं को होगा जो बच्चे खुद प्रैक्टिस करेंगे। लोक लुभावने, शॉर्टकट नहीं होता है कहीं भी। क्या नहीं होता है? शॉर्टकट नहीं होता है। आप ट्रिक से चीज़ों को याद नहीं रख सकते। ट्रिक से सिर्फ और सिर्फ राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले बच्चे याद रख सकते हैं, क्योंकि उनको उसी प्रकार की चीज़ें पूछी जाती हैं। उसके बाद जब आप बड़ी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, आरएएस या फिर किसी दूसरे राज्य की लोक सेवा में जाना चाहते हैं, या फिर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स नहीं, आपको अपने आप को खपाना पड़ेगा, अपने आप को लिख लिख के याद करना पड़ेगा। कितने पेजेस आप भर सकते हो। मैं अक्सर कहता हूँ कि सफलता की एक ही तरीका है, आप कितने ज़्यादा पेजेस लिख लिख के भर सकते हो, कितने स्पाइरल बाइंडिंग की नोटबुक्स आप ख़त्म कर सकते हो लिख लिख के, उतना ही आप सिलेक्शन के नज़दीक चले जाते हैं। कम से कम 50 पेजेस एक दिन में लिखा करो। 50 पेज आप जरूर लिखें एक दिन में। कितने बच्चे ऐसे हैं जो 50 पेज लिखते हैं? अगर आप शुरुआती दौर में हो तो कम से कम 10 पेज तो रोज़ाना लिखें। 10 पेज आप कुछ भी लिखें, लेकिन लिखें 10 पेज आप लोग, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। देश के तमाम, तो आप लिखना उपनिवेश क्या है, ये शब्द है नया, इसको आप बताना। उपनिवेशों पर अपने एकाधिकार से इंग्लैंड ने अपने यहाँ माल को महंगा बेचा। कहाँ? उपनिवेशों में। और वहाँ से भारी आय अर्जित करता रहा। ये एक शाश्वत फैक्ट है, आप सब जानते हैं कि इंग्लैंड ने जहाँ जहाँ अपने उपनिवेश बनाए उन पे एकाधिकार किया, वहाँ अपना माल को महंगा बेचा और वहाँ से बहुत ज़्यादा क्या किया? मुनाफा अर्जित किया। कार्ल मार्क्स के सहयोगी थे। कार्ल मार्क्स के सहयोगी फ्रेडरिक एंजल्स थे। उन्होंने किसी समय कहा था कि इंग्लैंड के श्रमिक विश्व बाजार पर एकाधिकार की भौज में आनंद बना रहे हैं। सीधी सी बात यह है कि उन्होंने विश्व बाजार पर एकाधिकार किया हुआ है। यहाँ देखिएगा एक शब्द और है। मैं पहले ही कहता हूँ कि आप लोगों को क्या करना है? अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन करना है। अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन का मतलब होता है हिस्ट्री को ज्योग्राफी से जोड़ के देखना है। ऐसा नहीं कि मैं हिस्ट्री पढ़ने वाला हूँ इसलिए मुझे सिर्फ हिस्ट्री आती है, नहीं। हिस्ट्री को ज्योग्राफी से जोड़ के पढ़ना है, ज्योग्राफी को केमिस्ट्री से जोड़ के पढ़ना है। आपके पास एक शब्द नया आया है और वो कौन सा है? कार्ल मार्क्स। तो आप बताएंगे कार्ल मार्क्स की लिखी हुई एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताएंगे। क्या बताएंगे आप लोग? कार्ल मार्क्स की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। कार्ल मार्क्स की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम आपको बताना है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम। ठीक है। उसके बाद माना जाता है कि अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन में पेटेंट एक्ट को इसलिए, पेटेंट एक्ट क्या है जाना, इसलिए जोड़ा ताकि विश्व में अपनी तकनीकी बेचकर आय अर्जित कर सके। ये देखिएगा ये क्या कहना चाह रहा है, इसको थोड़ा समझिएगा। माना जाता है कि अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन, एक संगठन है जो विश्व में व्यापार को सही तरीके से चलने के लिए नियम कानूनों को बनाता है। व्यापार जो है वो बिना बाधा के पूरे विश्व में चले, इसलिए एक विश्व व्यापार संगठन होता है। विश्व व्यापार संगठन में पेटेंट एक्ट क्या होता है? पेटेंट एक्ट का मतलब ये होता है यदि कोई आदमी कोई नया आविष्कार करता है, किसी भी प्रकार का आविष्कार हो, चाहे वो खेल से मतलब साहित्य से संबंध हो, चाहे वो विज्ञान से संबंधित हो, किसी भी प्रकार का आविष्कार होता है तो उसके लिए उसको कुछ समय के लिए उसको पूर्ण अधिकार मिल जाते हैं उसके जो व्यावसायिक उपयोग के लिए। व्यावसायिक उपयोग का मतलब होता है कि वो आदमी उसका बेच सकता है, व्यावसायिक लाभ कमा सकता है,
उसको उसका पूर्ण अधिकार मिल जाता है, उसको पेटेंट कहते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के पेटेंट होते हैं। तो आप पे अमेरिका ने उसमें ये शामिल इसलिए करवाया ताकि वो पूरे विश्व में अपनी तकनीकी को बेच सके। कैसे बेच सके भाई? उसने किसी चीज़ पे अपना पेटेंट किया और कहा ये तकनीकी हमारी है। अब यदि इसको दूसरा आदमी बनाएगा नहीं, उसको अमेरिका ही क्या कर सकता है? बेच सकता है, क्योंकि उसका व्यवसायिक का उसके ऊपर क्या हो गया है? एकाधिकार हो गया व्यवसायिक उपयोग के लिए। विकसित देशों द्वारा आविष्कार किए गए, विकसित देशों द्वारा क्या किए गए? आविष्कार किए गए लोकतंत्र को, विकसित देशों द्वारा आविष्कार किए गए लोकतंत्र को विकासशील देशों ने अपनाया तो सही, लेकिन उसे सुदृढ़ नहीं किया गया और इसलिए वे अपेक्षित विकास नहीं कर पाए। ये देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो लोकतंत्र है विकसित देशों ने आविष्कार किया, इसी लोकतंत्र को किसने अपना लिया? विकासशील देशों ने बना लिया, लेकिन विकासशील देशों ने इसको अपने यहाँ बहुत मजबूत नहीं कर पाए। इस वजह से अपेक्षित विकास वहाँ नहीं हो पाए, जिस विकास की वो आशा रख रहे थे उस प्रकार का विकास वहाँ नहीं हो पाया। लोकतंत्र की खामियों के कारण ही, यहाँ से आर्टिकल महत्व रूप से शुरू होता है, लोकतंत्र की खामियों के कारण ही विकासशील देशों पर उनका प्रभाव सार्थक नहीं दिखता है। लोकतंत्र की जो खामियां हैं, उनकी खामियों की वजह से वहाँ जो विकासशील देश हैं उनका प्रभाव उन पर बहुत अच्छा नहीं लगता है, दिखता नहीं है। 10 वर्ष पूर्व संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने अपनी मानव विकास रिपोर्ट में लिखा था, मानव विकास रिपोर्ट है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, यूएनईपी ने ये पूछा था कि आज लोकतंत्र के प्रति उत्साह कम क्यों हो रहा है। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि लोगों का लोकतंत्र के प्रति क्या हो रहा है? उत्साह कम हो रहा है। उसकी क्या वजह है? तमाम देशों में आम आदमी के जीवन में लोकतंत्र अपेक्षित सुधार क्यों नहीं ला पा रहा है? भाई, किसी भी शासन व्यवस्था का, किसी भी शासन प्रशासन का एक ही मकसद होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? लोकतंत्र क्या करना चाहिए? वहाँ के जो जनजीवन है, आदमी जो सामान्य आदमी है, आम आदमी है, उनके जीवन में सुधार लाना ही एकमात्र मकसद होता है। और यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था लोगों के जीवन में सुधार नहीं ला पा रही है तो कहाँ कौन सी कमियां रह गई हैं? उनके अनुसार पूर्वी यूरोप, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका में असमानता में वृद्धि हुई है और गरीबी भी बढ़ी है। वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को तो अपना लिया, लेकिन फिर भी क्या है, जिस तरह से अफ्रीका है, दक्षिणी अमेरिका है, वहाँ असमानता बढ़ी है, आर्थिक असमानता बढ़ी है और गरीबी भी बढ़ी है। मैं आपको भारत के बारे में बता दूं कि भारत में भी निरंतर आर्थिक असमानता बढ़ रही है। हालांकि गरीबी कुछ मात्रा में कम हो रही है, लेकिन आर्थिक असमानता निरंतर रूप से बढ़ रही है और आर्थिक असमानता कई प्रकार के अपराधों को जन्म देती है। निसंदेह तानाशाही का रिकॉर्ड और भी खराब है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि लोकतंत्र में सब कुछ अच्छा नहीं है तो तानाशाही में सब कुछ अच्छा है, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, स्टालिन है, हिटलर है, इदी अमीन है, जैसे तमाम तानाशाहों ने अपने देशों को बर्बाद ही किया है। इसका मतलब ये तो सही है कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो ठीक व्यवस्था है, लेकिन उसमें जो कुछ खामियां हैं उनको दूर करने की आवश्यकता है। चीन तमाम प्रगति के बावजूद तिब्बत और हांगकांग के लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। आप समझते हैं कि अभी तिब्बत के और हांगकांग में, तिब्बत में तो नहीं अभी, लेकिन हांगकांग में अभी भी वहाँ आंदोलन चल रहे हैं। चीन के यहाँ हांगकांग में, तो वहाँ प्रगति के बावजूद देखो यहाँ के लोगों को बड़ी दिक्कत आ रही है। लोकतंत्र सफल हो सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ देखिएगा, लोकतंत्र सफल हो सकता है यदि वह अपनी खामियों को दूर कर ले। तो कब भाई? लोकतंत्र में जो अपनी कमियां हैं उनको दूर कर लिया जाए तो लोकतंत्र क्या हो सकता है? सफल हो सकता है। तानाशाही सफल हो सकती है, तानाशाही भी सफल हो सकती है यदि तानाशाही जनहित में कार्य करना शुरू कर दे तो, लेकिन ऐसा कम ही देखने को मिलता है। अल्टीमेटली जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि जनहित में ही काम हो, चाहे वो लोकतंत्र हो और चाहे वो तानाशाही हो। जहाँ जहाँ जनहित में काम होते हैं, जहाँ जनता को प्रमुखता दी जाती है, जहाँ जनता को साध्य माना जाता है, जहाँ जनता को साधन नहीं साध्य माना जाता है, तो वहाँ ठीक ही है। आज ये संभव नहीं है कि कोई देश किसी दूसरे देश का शोषण करे। आज परिस्थितियाँ ऐसी नहीं है कि कोई देश किसी दूसरे देश का शोषण करे और खुद को लोकतांत्रिक देश बताए, ऐसा पॉसिबल नहीं। यदि कोई देश तानाशाही की राह पर जाता है तो वह अपने देश को बर्बाद करने के साथ साथ क्या करेगा? दूसरे देशों के लिए भी आफत बन जाएगा।
कोरिया के बारे में आप सब जानते हैं, तानाशाही लोग अपने देशों को बर्बाद करते हैं और साथ साथ दूसरे लोगों को भी बर्बाद करते हैं। यहाँ एक महाभारत का प्रसंग है। महाभारत के प्रसंग में ये बात बताई गई है कि भीष्म ने कहा था कि जहाँ आपसी झगड़े होते हैं वहाँ लोक व्यवस्था कभी सफल नहीं होती है। भीष्म ने कहा था कि आपसी झगड़ों में लोक व्यवस्था नष्ट हो जाती है। तो एक महाभारत से एक प्रसंग लिया हुआ है, महाभारत से एक प्रसंग लिया हुआ है, तो इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हाल ही के दिनों में कहा क्या हुआ इसमें देखिएगा। तो फिर क्या करना चाहिए, लोक व्यवस्था तभी सफल हो सकती है। कौन? लोक व्यवस्था यानी लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब राजा दूसरों को अपने विश्वास में ले। दूसरों का मतलब यहाँ लोकतंत्र में दूसरे कौन है? जनप्रतिनिधियों को विश्वास में ले और आम जनता को विश्वास में ले। भीष्म के अनुसार यदि शासक जनप्रतिनिधियों को विश्वास में ले तो आसानी से सफल शासक बन सकता है। हाल ही के दिनों में एक न्यूयॉर्क का उदाहरण दिया है। बीते कुछ महीनों में न्यूयॉर्क के गवर्नर का व्यवहार देखने को मैं उत्साहित हुआ हूँ। उन्होंने क्या किया, प्रतिदिन 1 घंटा प्रेस को पूरा विवरण बताया कि कोरोना कहाँ फैला हुआ है, कितने वेंटिलेटर उपलब्ध हैं, कहाँ से नए वेंटिलेटर नए आएंगे, सब चीज़ों को बताया। उन्होंने ऐसा करके जनता को अपने विश्वास में ले लिया और न्यूयॉर्क में कोरोना के गंभीर संकट को एक हद तक बाहर निकलने में सफल भी हो गई। स्पष्ट बात है कि लोकतंत्र को सही तरह चलाने के लिए शासक अपने नागरिकों को विश्वास में ले और आपसी एकमत बनाकर देश को आगे बढ़ाया जाए। यानी बात यह है कि नागरिकों को अपने विश्वास में लिया जाए, कुछ भी छुपाया नहीं जाए। इससे ही आर्थिक और सामाजिक विकास संभव है और इसके लिए 3 कदम उठाए जाने आवश्यक है। आर्थिक और सामाजिक विकास कब संभव है लोकतांत्रिक व्यवस्था में? जब ये 3 कदम उठाए जाएं। अब आगे आपको 3 कदम बताए जाएंगे, आप उनको देखो। सबसे पहले तो सरकार के शीर्ष अधिकारियों को जनता के सामने आकर उनके सवालों को नियमित रूप से जवाब देना चाहिए। क्या है पहला, कि सरकार के जो शीर्ष अधिकारी हैं वो जनता के सामने आए और नियमित रूप से क्या करें, समाधान दें। अमेरिकी संसद की समितियों की सुनवाई का लाइव प्रसारण होता है। क्या होता है भाई? लाइव प्रसारण होता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था भारत में भी की जाए। जब आपसे सुझाव मांगे जाएं तो आप इस प्रकार के सुझाव देंगे कि सबसे पहले तो यह है कि शीर्ष अधिकारी जो हैं वो जनता का सामने आए और नियमित रूप से उनके जवाब दें। उसके बाद देखिएगा दूसरी जो बात आती है वो आती है इसमें, आप लोगों के सामने आइएगा, उनको अपनी बातें बताइएगा। तब दूसरे कदम के रूप में देखो यहाँ से दूसरा है वो उसी के एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए इतना समय आपके पास भी नहीं होता है और अनावश्यक चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होती है। दूसरे कदम के रूप में कबीर के निंदक नीरे राखे वाले सिद्धांत को अपनाना आवश्यक है। निंदक नीरे राखे का मतलब क्या होता है? जो आलोचक हैं उनकी आलोचनाओं को ध्यान से सुनना, आलोचनाओं पर ध्यान देना। ऐसा नहीं कि हर आलोचक विरोधी नहीं होता है, कई बार आलोचनाओं में सच्चाई होती है तो उसको समझना चाहिए। यदि देश के नेता निंदकों की बात सुनते हैं, आलोचकों की बात सुनते हैं, उनके साथ संवाद करते हैं और ये संवाद तमाम विरोधियों के विरोध के सहयोग में बदल देता है। जब वो आलोचना करते हैं, हम उनसे बात करते हैं, तो तमाम विरोधी जो हैं वो सहयोग में बदल जाते हैं। विचारों का आदान प्रदान बढ़ता है। लोकतंत्र में संवाद सबसे बड़ी चीज़ है। संवाद लोकतंत्र की जान होती है। संवाद, विचारों का आदान प्रदान होता है। इससे सरकार को अपनी गलतियों को ठीक करने का मौका मिलता है। ऐसा मानकर नहीं चलना चाहिए कि हर एक निंदक विरोधी है जिसे बाहर करना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। जो लोग अलग सोचते हैं उनके साथ संवाद बनाना चाहिए, जो आपसे अलग मत रखते हैं उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। तीसरा और बेहद ज़रूरी काम है कानूनी सुधार। क्या करना चाहिए? हमें कानूनी सुधार करना चाहिए। वास्तव में अपने यहाँ लोकतंत्र की अति देखने को मिलती है, हमने पहले पढ़ लिया। जरूरी काम रुक जाते हैं या प्रत्येक व्यक्ति, देखिएगा यहाँ से, अपने यहाँ प्रत्येक व्यक्ति कानून की छत्र छाया में सरकार की नीतियों का विरोध करने का अधिकार रखता है। हर आदमी को कानून के तहत सरकार की नीतियों का विरोध करने का हक है। यह व्यवस्था अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमारी कानूनी व्यवस्था इतनी लचर है कि वाद को निपटाने में 10-10, 15-15 साल लग जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में काम ठप हो जाते हैं और विरोध चलता रहता है। यदि हम कानूनी विवादों को शीघ्र निपटा लें तो संवाद की स्थिति शीघ्र स्थापित हो सकती है।
और हम सच्चे लोकतंत्र की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिएगा, ये लास्ट वाली बात, फिर हम वहीं आते हैं। आज के युग में यदि कोई सच्चे लोकतंत्र के दायरे में ही आर्थिक विकास और वैचारिक स्वतंत्रता दोनों को हासिल कर सकता है। तो ये था आज का हमारा आर्टिकल। इसमें 3 चीज़ें हमें बताई गई हैं, उन 3 चीज़ों को आप नोट कीजिएगा, समझिएगा, और जो आज मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं उन क्वेश्चंस का आंसर देने का जरूर कोशिश कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।